नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन जो घटनाक्रम है आधुनिक भारत का, इसे कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम रहे हैं 1707 से लेकर के और 1947 तक, आज़ाद भारत तक, हम उन्हें हाईलाइट करें और उन पे प्रमुख दृष्टि हम अपनी डालें। जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये फैक्ट सारे हमारे क्लियर हो सके, और जो भी अतिरिक्त फैक्ट होती है मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने द्वारा उन्हें लिख पाऊँ और हाईलाइट कर पाऊँ। और आपको यहाँ पे पेशेंसली ध्यान से सुनना है, और इसके साथ ही कोशिश की जाएगी कि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो, तो ये वीडियो फैक्ट बेस ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले औरंगज़ेब को मार देते हैं। तो 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। 1707 में औरंगज़ेब मर जाता है, और यहाँ से औरंगज़ेब एक कुशल शासक होता है, और इसके बाद जो मुग़ल एम्पायर होता है, इसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। इसके जो बेटे होते हैं, इसके 5 बेटे होते हैं, जिसमें से 3 जीवित रहते हैं, मुअज़्ज़म, आज़म और कामबख्श। 3 बेटे इसके जीवित रहते हैं। तो इन तीनों में इसके बाद संघर्ष शुरू होता है। जो इसका बड़ा बेटा होता है मुअज़्ज़म, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मुअज़्ज़म। इसका बड़ा बेटा होता है मुअज़्ज़म, और आज़म और कामबख्श, इन तीनों में आपस में संघर्ष देखने को मिलता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो मुअज़्ज़म होता है, पिता की मृत्यु के बाद स्वयं को बहादुर शाह फर्स्ट, पढ़ा भी है आपने, बहादुर शाह फर्स्ट की उपाधि देता है, ठीक है। अपने आप को बहादुर शाह फर्स्ट का टाइटल देता है, और भारत का मुगल बादशाह स्वयं को घोषित कर देता है, ठीक है। इसके बाद ये पहुंचता है अहमदनगर, जहां पर इसका भाई होता है दूसरा, जो आजम है, इसका दूसरा भाई आजम। उसके खिलाफ ये सामूगढ़ के निकट एक युद्ध होता है। इसे कहते हैं बैटल ऑफ जजाओ। इसे कहते हैं बैटल ऑफ जजाओ। जजाओ का युद्ध, बैटल ऑफ जजाओ, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना है। 1707 में होता है। इसे सामूगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, और बैटल ऑफ जजाओ भी कहते हैं, जो कि सामूगढ़ के ही निकट होता है। और इसमें जो मुअज़्ज़म होता है, वो आज़म को मार देता है, आज़म की हत्या कर देता है। और आज़म की हत्या करने के बाद अ, इस कामबख्श, जो इसका तीसरा भाई होता है कामबख्श, उसकी भी हत्या ये कर देता है, और स्वयं को मुगल बादशाह घोषित, जैसे इसने पहले कर दिया था, और अपने पिता की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में, बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में हमें क्या क्या फैक्ट मिलते हैं। एक तो बहादुर शाह फर्स्ट सर्वाधिक आयु में मुगल किंग बना, ठीक है। अगर सबसे कम आयु की बात करें तो अकबर 14 वर्ष की आयु में मुगल किंग बन जाता है। और जो बहादुर शाह फर्स्ट है, जिसका वैसा नाम मुअज़्ज़म था, बहादुर शाह फर्स्ट बहुत लंबी आयु में मुगल किंग बनता है। इस वजह से इसे बूढ़ा बादशाह इतिहासकारों ने कहा है। तो इसे बूढ़ा बादशाह की संज्ञा दी है। तो आप नाम याद रखेंगे, बूढ़ा बादशाह किसे कहा है, तो बहादुर शाह फर्स्ट को कहा गया है, ठीक है। और इसे ही शाह ए बेखबर भी कहा गया है। इसे ही शाह ए बेखबर भी कहा गया है, शाह ए बेखबर, ठीक है। इसे शाह ए बेखबर कहा गया है। दोनों टाइटल इसे इतिहासकारों ने दिए हैं। अपने शासनकाल में इसने मेल मिलाप की नीति अपनाई, और साथ ही जजिया कर को इसने समाप्त किया, इसने पहली बार, ठीक है, जो कि औरंगज़ेब ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको इसने समाप्त किया, ठीक है। तो इससे 2 फैक्ट मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जहांगीर शाह आते हैं, लेकिन वो कुछ खास काम करते नहीं हैं। इसे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। जहांगीर शाह फर्स्ट आते हैं। इसके बाद जहांगीर शाह फर्स्ट आते हैं, लेकिन वो कुछ खास काम करते नहीं हैं। उसके बाद फ़र्रुख सियर आते हैं, ठीक है। फ़र्रुख सियर आते हैं। फ़र्रुख सियर को इतिहासकारों ने फ़र्रुख सियर को इतिहासकारों ने घृणित कायर की संज्ञा दी है। घृणित कायर, घृणित कायर। अब ऐसे ऐसे संज्ञाएं दी जा रही है, तो ये
इससे प्रतीत होता है कि मुगल एम्पायर जो था ये औरंगजेब के बाद किस तरह से डाउनफॉल इसका चल रहा था। हाँ, जहांगीर शाह इससे पहले जो किंग थे, मुगल किंग थे, उन्हें एक संज्ञा दी गई है लंपट मूर्ख की, तो वो भी ध्यान रख लेना। ठीक है, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो इसके बाद फर्रुखसियार आते हैं, इन्हें घृणित कायर कहा जाता है। और फर्रुखसियार एक बार ऐसे कहा जाता है कि बीमार होते हैं, और बीमार होने के बाद जो ब्रिटिश कंपनी भारत पहले पहुंच चुकी थी, तो एक ब्रिटिश डॉक्टर होते हैं, वो इनकी हेल्प करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं, और सफलपूर्वक सर्जरी होने के बाद ये ठीक हो जाते हैं। और ठीक होने के बाद ये ब्रिटिशर्स से खुश हो जाते हैं, और ब्रिटिशर्स को एक फरमान जारी करते हैं फ्री ट्रेड का, जो कि बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। यानी बंगाल में ब्रिटिशर्स को एक फ्री ट्रेड का फरमान इनके द्वारा जारी किया जाता है। और साथ ही ये अपॉइंटमेंट करते हैं बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खां को। बंगाल के सूबेदार मुर्शीद कुली खां को ये अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इनके द्वारा दो काम। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 1739। 1739 में क्या होता है कि जो नादिर शाह होता है, ठीक है, नादिर शाह ईरान से होता है, और ये अफशरीद वंश का होता है ईरान में। ये अटैक करता है दिल्ली पर, और दिल्ली पर अटैक करने का कारण था कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा धन था, और इस समय दिल्ली का जो किंग था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इस समय किंग था, और इसका टाइटल है रंगीला, तो इसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। इसका सेनापति था सादत खां, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो ये अटैक करता है दिल्ली पर, और इसे इस बैटल को बैटल ऑफ करनाल भी कहा गया है। ठीक है, इसे बैटल ऑफ करनाल भी कहा गया है। इसे बैटल ऑफ करनाल भी कहा गया है। तो बैटल ऑफ करनाल होती है, कब होती है ये? 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है, और मोहम्मद शाह रंगीला का सेनापति होता है सादत खां। ठीक है, तो सादत खां और मोहम्मद शाह रंगीला को हरा करके ये बहुत सारे धन की लूट करता है, और साथ जो मयूर सिंहासन था, पीकॉक थ्रोन था, उसे भी अपने साथ ले जाता है नादिर शाह। और उसे ले जाने का कारण था कि उस पे जो डायमंड था, ठीक है, हाँ, कोहिनूर हीरा जो रहता है वो जड़ रखा होता है पीकॉक थ्रोन पे, तो वो उसे निकाल नहीं पाता, तो ये पीकॉक थ्रोन अपने साथ ले जाता है। हालांकि हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इन पे बात करेंगे, 1739 नादिर शाह आया, बैटल ऑफ करनाल हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला को उसने हराया। ठीक है, उसका सेनापति सादत खां था। इसके बाद जो नेक्स्ट घटनाक्रम है वो 1746 से 1763 में होते हैं, और इन्हें कहते हैं कर्नाटिक वॉर। तीन कर्नाटिक वॉर होते हैं, इंपॉर्टेंट वॉर होती हैं ये। ब्रिटिशर्स, थोड़ा थोड़ा हम स्टोरी जानने का प्रयास भी करेंगे ताकि हमें फैक्ट याद हो सके। ठीक है, तो तीन कर्नाटिक वॉर होते हैं, और ये कर्नाटिक वॉर फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में होते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय फ्रांस और ब्रिटिशर्स की शक्ति आपस में बढ़ रही थी, और इनके बीच तकरार देखने को मिल रही थी कि इंडिया से ज़्यादा कौन मुनाफा ले सकता है। ठीक है, तो तीन कर्नाटिक युद्ध होते हैं। पहला 46 से 48, दूसरा 49 से 54, और तीसरा 58 से 63 में होता है। ठीक है, तो जो पहला युद्ध होता है, इसे इसमें एक्सलॉप सैपल की ट्रीटी होती है, दूसरे में पौंडीचेरी की होती है, और तीसरे में पेरिस की संधि होती है। तो कई बार तीनों ये आपस में लगाने के लिए आते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है। पहले में होती है एक्सलॉप सैपल की ट्रीटी, दूसरे में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और तीसरे में पेरिस की संधि होती है। और ये ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर पूछा जाता है कि वॉन्डिवास की पहले वाले युद्ध को सेंट थॉमस वॉर कहते हैं, दूसरे वाले को अंबुर का युद्ध कहते हैं, और तीसरे वाले को बैटल ऑफ वॉन्डिवास कहते हैं। अगर पर्टिकुलर पूछे कि वॉन्डिवास की लड़ाई कब होती है, तो आंसर आपको करना है 1760 में होती है। ठीक है, 1760 आपको आंसर करना है। 1760 में वॉन्डिवास की लड़ाई होती है। यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सेनापति रहते हैं उनका नाम आयरकुट होता है, और क्वांट द लिली फ्रांस की तरफ से होते हैं, जो कि इस बैटल को हार जाते हैं। यानी वॉन्डिवास में फ्रांस का सफाया हो जाता है, और इसके बाद यह कंफर्म हो जाता है कि भारत पर अब आने वाले सालों में जो राज करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने कहा था कि फर्रुखसियर ने जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें बंगाल में फ्री ट्रेड करने का राइट्स दे दिया था,
यानी वो बिना किसी टैक्स पे करके दे रहे थे। और साथ ही साथ वो आप इस समय जो बंगाल का 1756 के आसपास बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में टकरार देखने को मिलने लगती है। इसी बीच एक घटना होती है जिसे कालकोठरी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिराजुद्दौला होते हैं वो कुछ अंग्रेज़ों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ठीक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 146 या 130 के आसपास लोग थे, उसमें से 23 ही बचे थे, तो ऐसा कुछ आरोप लगाया जाता है, पर हमें इस आंकड़ों पे नहीं जाना। इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। और ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद इम्पोर्टेंट है था ये एक मतलब मेन कॉज था बैटल ऑफ प्लासी का। इसके बाद क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति होता है मीर जाफर, ठीक है, उसको ब्रिटिशर्स अपनी साइड कर लेते हैं। और ये उससे करार करते हैं कि तुम क्या करना कि जो बैटल ऑफ जब हम सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे तो आप हमारी तरफ हमारी साइड हो जाना, यानी कि आप वहाँ से युद्ध नहीं करोगे। तो इसको अपनी तरफ कर लेते हैं कुल मिला के। ठीक है, साठ गांठ कर लेते हैं मीर जाफर के साथ। तो अब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और ये पहले से एक सुनियोजित तरह से ये वार होती है। तो आसानी के साथ इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है। ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो कि 1757 ईयर भी आपको याद रखना है, 1757 में होती है। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। इससे काफ़ी एक राजनीतिक ताकत कुछ मात्रा में ब्रिटिशर्स को बंगाल के क्षेत्र में प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसके बाद 1759 में एक और याद रखना इम्पोर्टेंट है, बेदरा का युद्ध कहते हैं इसको। बेदरा का युद्ध कहते हैं 1759 में। बेदरा का युद्ध, इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ये डच को हरा देती है। और डच का यहाँ पे टिकट कट जाता है। अब वो वहाँ पे कंपनी के साथ मतलब युद्ध नहीं करेंगी और कंपनी यहाँ पे सबसे आगे रहती है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ब्रिटिशर्स को चुनौती चुनौती देने वाला और कोई बड़ी ताकत नहीं थी। फ्रांस को 1760 में वॉन डिवास के युद्ध में हरा दिया था। फिर आगे हम बात करते हैं 1761 इम्पोर्टेंट ईयर है। इसमें क्या होता है, इसमें पानीपत का थर्ड बैटल होती है, तीसरा बैटल ऑफ पानीपत होता है। इसमें क्या होता है, जो मराठा अ, होते हैं उनके खिलाफ अहमद शाह अब्दाली युद्ध करता है और अहमद शाह अब्दाली जो है वो मराठों को हरा देते हैं। इस समय मराठा के पेशवा इंपॉर्टेंट है कौन होते हैं, तो बालाजी बाजीराव होते हैं। और इनके सेनापति जो होते हैं वो होते हैं सदाशिव भाव। इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें याद रखनी है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, मराठा हार जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली हरा देता है। ठीक है। और पेशवा कौन होते हैं, बालाजी बाजीराव, सेनापति सदाशिव भाव। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की, जो कि 1764 में हुई थी। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच होती है, तो एक तरफ होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सेकंड तरफ होती है, दूसरी तरफ होती है, तीन तीन लोग होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। एक तो वही होता है मीर कासिम। ठीक है। एक तो मीर कासिम ही था जो कि इससे पहले बंगाल का नवाब था। ठीक है। उसकी बन नहीं रही थी कंपनी से, तो कंपनी ने वापस मीर जाफर को बना दिया था। तो मीर कासिम का टकराव था। मीर कासिम बाकी दो लोगों के लेके आता है। एक तो ये अवध का नवाब सुजाउद्दौला को लेके आता है। अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ठीक है। वैसे टाइमलाइन कवर कर रहे हैं हमें से, तो इस पे थोड़ा स्पीड का ध्यान भी रखना चाहिए। सुजाउद्दौला। और तीसरा जो हमारा मुगल सम्राट था, शाह आलम सेकंड। तो ये नाम याद रखना है कि इस समय मुगल सम्राट कौन था, शाह आलम सेकंड। ठीक है। तो ये तीन होते हैं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। ये तीनों कंपनी के साथ युद्ध लड़ते, ओबियसली तीनों हार जाते हैं, कंपनी जीत जाती है। और इस समय कंपनी का जो सेनापति होता है वो याद रखना है कौन होता है, वो हेक्टर मनरो। और इस समय बंगाल का जो गवर्नर होता है वो होता है वेंसीटाट। ठीक है, याद रखना है, वेंसीटाट इस समय बंगाल का गवर्नर होता है, हेक्टर मनरो सेनापति होता है। ये तीनों हार जाते हैं। अब हारने के बाद
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। कब होती है? 1765 में होती है। कब होती है? 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। क्लाइव को फिर से बुलाया जाता है, क्लाइव को बुलाया जाता है, ठीक है। एक बार तो क्लाइव पहले था 57-60, एक बार फिर से आता है क्लाइव 65 to 67 में। तो ट्रीटी करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव इनके साथ ट्रीटी करता है। ट्रीटी वो करता है, मीर कासिम को तो मार देते हैं, तो बाकी जो अवध के नवाब बचा और सम्राट के साथ, मुगल सम्राट के साथ ट्रीटी होती है। अवध के नवाब पर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया जाता है ट्रीटी के तहत, ठीक है। और अब बंगाल पर एक राजनीतिक शक्ति जो स्थापित हो जाती है ब्रिटिशर्स की, एक मजबूत रूप से स्थापित हो जाती है। तो अब आने वाले समय में ब्रिटिशर जो है वो बंगाल पर एक महत्वपूर्ण शक्ति के तौर पर उभरने वाला है यहाँ से, ठीक है। और अब वो मीर जाफर का जो बेटा था उसे बंगाल की नवाब की गद्दी पर बिठा देते। ओबियसली वो एक कठपुतली शासक होगा, ठीक है। तो दूसरा 1765 में ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हो जाती है बंगाल में, किसके द्वारा? किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। दो बातें, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल। ड्यूल गवर्नमेंट मतलब द्वैत शासन से हम ये समझेंगे कि बंगाल में दो प्रकार का शासन, मतलब एक तो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होगा वो नवाब के तहत होगा, नवाब करेगा। जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन काम होगा नवाब के द्वारा होगा। और दूसरा जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट होगा, यानी दीवानी अधिकार, दीवानी जो राइट्स होंगे वो ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे। यानी जो भी रेवेन्यू कलेक्शन का काम होगा, लैंड रेवेन्यू है या जो भी अदर ड्यूटीज़ वगैरह है, वो सारी की सारी कलेक्ट की जाएंगी किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, ठीक है। कंपनी कलेक्ट करेगी। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो कौन करेगा? वो बंगाल का नवाब करेगा, ठीक है। अब कंपनी की ताकत जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, इसके द्वारा? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी पर एक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, एक रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो बंगाल का एक मुख्य बात क्या है, बंगाल का जो अभी तक गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। दूसरा बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ड्यूल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हुई थी 1765 में, किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा, वो 1772 में खत्म कर दी जाती है, किसके द्वारा? हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। और वॉरेन हेस्टिंग की पहला पहला बंगाल का गवर्नर होता है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है। इसका मतलब अभी तक तो बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में तीनों क्या थे? अलग अलग गवर्नर थे। अब बंगाल का गवर्नर जो होता है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनता है, और उसी के अधीन जो बाकी के दो गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, वो इसके अधीन आ जाते हैं दोनों। यानी सबसे पावरफुल कौन है अब? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें इसके और क्या प्रावधान होते हैं? इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है। दूसरा, 1774 में ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें 4 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। ये कुछ खास बातें इसमें है। अच्छा, एक और बात याद रखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, इसके जो जज होते हैं वो एलिजा इम्पे होते हैं, ठीक है। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे इसके चीफ जस्टिस होते हैं। अब 1784 के आसपास विलियम पिट्स की सरकार बनती है इंग्लैंड में। तो 1784 में एक एक्ट आता है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए आता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी जाती है, एक नियंत्रण मंडल की स्थापना कर दी जाती है जो कि कंपनी पर कंट्रोल करेगी, जिससे कि अबोलिश करेंगे कब? 1858 में।
ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट के बाद इसे अबॉलिश करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब होती है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। इसके बाद क्या होता है? 1798 में, 1798 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1798 वेलेजली, वेलेजली आता है और वेलेजली सब्सिडरी अलायंस चलाता है। तो सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा चलाया? वेलेजली के द्वारा। कब? 1798 में। और इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। ठीक है, तो सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद के बाद अपनाने वाले राज्य मैसूर था, कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। हैदराबाद के बाद मैसूर, मैसूर के बाद था तंजौर, तंजौर, तंजौर के बाद अवध, अवध, ठीक है, अवध, और इसके अलावा बरार भी था, बरार, ठीक है। जयपुर और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, ये सारे राज्य थे जो कि सहायक संधि को अपना रहे थे। ठीक है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बरार, जयपुर, जोधपुर, ये सारे राज्य जो थे इन्होंने सहायक संधि को अपनाया था। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट रह गए हैं, नोट करके लिखा है मैंने यहाँ पे। 1780 में क्या हुआ? जेम्स अगस्ट हिक्की, इन्होंने बंगाल गजट प्रकाशित किया। क्या है बंगाल गजट? भारत का पहला न्यूज़पेपर, भारत में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर जो कि इंग्लिश भाषा में छपा। कब छपा? 1780 में। क्या नाम था? बंगाल गजट। किसने छापा? जेम्स अगस्ट हिक्की। ठीक है, हिंदी में छापा है इसको, हिंदी में जो छापा पहला वो था उदंड मार्तंड, पहला पहला न्यूज़पेपर। ठीक है, अभी आगे आएगा तो बात करेंगे। 1784 में ही, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। किसके द्वारा हुई? विलियम जोन्स के द्वारा हुई। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, ये भी हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। 1791 में क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद के द्वारा इन पर एक महाभियोग मुकदमा चलाया गया, वारेन हेस्टिंग्स पर। और 1793 में क्या हुआ? हम जब जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट आया कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे हुई होती हैं। इसके अलावा 1799 में नेक्स्ट घटनाक्रम इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है और इसमें टीपू सुल्तान को वेलेजली खत्म कर देता है। ठीक है, टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं वेलेजली के द्वारा। ठीक है, बाकी अगर एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है, एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1767 से 69 के बीच। दूसरा वाला होता है 1780 से, याद रखेंगे, 84 के बीच। ये कर्नाटिक वॉर, मैसूर वॉर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं। ठीक है, 1790 से 92। और चौथा वाला जो होता है ये 1906 से 99 के समथिंग होता है, 1996 से 99 तक होता है, 99 में ख़त्म हो जाता है। तो जब पहला वाला युद्ध होता है तो इसमें लगभग बराबरी पर रहता है और इसमें टीपू सुल्तान और उसके पिताजी हैदर अली दोनों साथ में लड़ते हैं और लगभग बराबरी पे ख़त्म होता है। तो पहले में जो संधि होती है उसे कहते हैं मद्रास की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास पहले वाले में। दूसरे वाले में ट्रीटी ऑफ मंगलौर, ट्रीटी ऑफ मंगलौर। और तीसरे वाले में होती है, सेकंड वाले में जो है वो हैदर अली स्टार्ट करते हैं टीपू सुल्तान के साथ, लेकिन एंड में हैदर अली की डेथ हो जाती है। टीपू सुल्तान युद्ध को ख़त्म करते हैं और संधि भी टीपू सुल्तान करते हैं। और तीसरे वाले में सिर्फ टीपू सुल्तान रहते हैं अकेले। ठीक है, तो तीसरे वाले की जो संधि होती है वो होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और फोर्थ वाले में तो वेलेस्ली खत्म कर देते हैं किन्हें? टीपू सुल्तान को। तो याद रखेंगे, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध टीटी ऑफ मद्रास, दूसरा टीटी ऑफ मैंगलोर और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। और चौथा 1799 में फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर। नेक्स्ट 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, कब हुई? 1800 में हुई। नेक्स्ट 1806, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है, भारत का पहला बैंक। ठीक है,
किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया, वैसे अपने धन को रखने के लिए बनाया गया ऑब्वियसली। तो बैंक ऑफ बंगाल होता है। ऐसा ही है, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे बनाते हैं, 3 बैंक बनाते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, 3 बैंक बनाते हैं, जिन्हें ये 1921 में इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे देते हैं, तीनों को मर्ज करके, मिला करके 1921 में अभी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। यही इंपीरियल बैंक आज़ादी के बाद 1953 में भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1953 एक बार फिर से एसबीआई बनता है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि तीनों बैंकों को मर्ज करके बना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घटना 1809, 1809 में क्या होता है? अमृतसर की ट्रीटी होती है, अमृतसर की संधि होती है। किस किस के बीच होती है? चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच होती है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट 1813 में चार्टर्ड एक्ट आता है, और इस चार्टर्ड एक्ट के तहत 1 लाख रुपए ये घोषित किए जाते हैं कि एजुकेशन के लिए, जो इम्पोर्टेंट बातें हमने वही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम की क्लास है, ये डिस्कस यहाँ पे ज़्यादा हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो एक तरह से फटाफट से हमारा रिवीजन हो सके और डेट के साथ हमें चीज़ें याद रखने में मदद मिले। तो इसकी जब सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए यहाँ पे पहली बार ब्रिटिशर्स ने इसकी घोषणा हुई, लेकिन ये खर्च हो नहीं सका पूरी तरह से। ठीक है, इसके अलावा एक और बात ये भी है इसकी कि 1813 में कि ब्रिटेन का जो ट्रेड पर मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो चाइना के साथ और टी के, यानी चाय और टी के अलावा बाकी जो मोनोपोली थी ट्रेड पर, उसे ख़त्म कर दिया गया। नहीं, चाइना के साथ ट्रेड पर और टी के साथ ट्रेड पर भी मोनोपोली तो रहेगी ब्रिटिशर्स की, इसके अलावा ख़त्म कर दी गई, और 1833 वाले एक्ट में पूर्ण रूप से ख़त्म कर दी गई। ठीक है, इसके अलावा 1814-16 में एंग्लो गोरखा वॉर होती है। ठीक है, एंग्लो गोरखा वॉर होती है, और यहाँ पे महाराजा सुदर्शन शाह इनवाइट करते हैं उनको, ब्रिटिशर्स को, और गोरखाओं के खिलाफ युद्ध होता है, जिसमें 1816 में ट्रीटी ऑफ संगोली होती है अमर सिंह थापा और कंपनी के बीच में। और अब उत्तराखंड के मेजर पार्ट पर हम कह सकते हैं, उस पर ब्रिटिशर्स का अधिकार हो जाता है, और जो टिहरी वाली रियासत है वो सुदर्शन शाह को दे दी जाती है। फिर 1817-18 में क्या होता है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है, इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, मराठा हार जाते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इस समय पेशवा कौन होते हैं? बाजीराव सेकंड। ठीक है, बाजीराव सेकंड इसमें पेशवा होते हैं। इन्हें 8 लाख की पेंशन दी जाती है, साथ ही इन्हें बिठूर पैलेस कानपुर, ठीक है, वहाँ भेज दिया जाता है, और इन्हीं के नाना साहब जो होते हैं वो इन्हीं के दत्तक पुत्र होते हैं। ठीक है, 1820 में क्या होता है? 1820 में जो थॉमस मनरो होते हैं, थॉमस मनरो गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास होते हैं थॉमस मनरो 1820 में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रयतवारी सिस्टम को लागू करते हैं। अभी जो परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है, वो कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था, और जो रयतवाड़ी है वो 1820 में थॉमस मन्नो लागू करते हैं। किस क्षेत्र में? मद्रास, बॉम्बे और असम और कुर्ग प्रोविंसेस में। ठीक है, इन 4 जगह ये याद करते हैं, लागू करते हैं। और 1822 में ही, ठीक है, महालवारी सिस्टम में जो टैक्स रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार था वो गांव के एक महाल को था, यानी प्रधान को। और रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट किसान से, रैयत मतलब होता है किसान, डायरेक्ट किसान से टैक्स वसूल करते थे। और परमानेंट सेटलमेंट में एक जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं उसको, उसमें एक जमींदार होता था, वो टैक्स वसूल करता था, जो कि 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 थॉमस मुनरो, 1822 महालवारी सिस्टम होल्ट मैकेंजी। ठीक है, कहाँ लागू किया? तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, सेंट्रल प्रोविंसेस, गैंगटिक वैली, पंजाब। तो एक बड़े रीजन पे लागू किया था। ठीक है, इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड हेस्टिंग, ओबियसली ये इस समय वायसराय था, तो यहाँ पे इसने लागू इसे किया था। लेकिन
महालवाड़ी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका है, होल्ट मैकेंजी का नाम याद रखेंगे। 1826 में पहला हिंदी का न्यूज़पेपर आता है, इसका नाम होता है उदंड मार्तंड, ठीक है। और इसका जो संपादक होते हैं इसके जो होते हैं पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक होते हैं। नेक्स्ट 1828 में क्या आता है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में, ठीक है। किसके द्वारा होती है, राम मोहन रॉय के द्वारा होती है, ठीक है। राम मोहन रॉय के द्वारा, यानी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और इन्हें राजा की जो उपाधि देते हैं वो देते हैं अकबर सेकंड, अकबर सेकंड, याद रखेंगे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य एक ईश्वरवाद, यानी एक ईश्वर की परिकल्पना या एक ईश्वर की पूजा, मोनोथिज्म भी कहते हैं। राम मोहन रॉय, इनके द्वारा 3 इंपॉर्टेंट काम। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज जिसमें कि डेविड हेयर के सहयोग से किया गया, और 1825 में वेदांत कॉलेज। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट से एक बार हम घटनाक्रम को आगे जो भी बचा हुआ है उसे फटाफट से रिवीजन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये 2-3 पार्ट में फटाफट से हमारा जो भी घटनाक्रम है वो 1 या सवा घंटे में पूरा हो जाए, जो भी हमारा आगे है, ठीक है। 3-4 पेजेस और है, 5-6 पेजेस, तो हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको ये कंप्लीट बार बार देखते रहना है और इसे लर्न करते रहना है। और अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज़ हमारे काम को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।